Hello everyone, welcome to Genius Academy. As you know, we have discussed in our previous classes some of the polity questions. Now today again we are continuing with the previous year questions. So first question today we will see, that is your related to your deputy speaker. As I many times I have mentioned you, then in polity the main area is your parliament, your preamble, your fundamental right, your DPSP and fundamental duties. These are the main prominent area where most of the time UPSC asked questions. Okay, these are the area which you have to focus. I'm not saying that you don't need to focus on other area, focused on those area, but these areas should be well prepared. Okay, so we will start our today's session. That is, the first question is about deputy speaker. Okay, so one by one we will read the statement and try to find out the answer with explanation why this statement wouldn't be included in your answer. That will also I will explain. So let's start. Okay, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. यहाँ पे deputy speaker के इलेक्शन किस तरीके से होता है, कौन इसके प्रोसीजर को डिसाइड करता है, किस तरीके से उसका इलेक्शन का डेट डिसाइड किया जाता है, कौन उस डेट को डिसाइड करता है, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है. सो दे सेड दैट स्पीकर डज, राइट. इफ़ यू नो, फॉर स्पीकर देयर इज़ अ प्रेसिडेंट स्पीकर की डेट फिक्स करता है. आपकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाते हैं, देन आपका प्रोटम स्पीकर पहुंचता है, राइट. प्रोटम स्पीकर आपके सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ओथ दिलाने का काम करता है. उसके बाद आपका स्पीकर आता है. स्पीकर का जो चुनाव होता है वो विदिन मेंबर्स होता है. उसके लिए डेट कौन फिक्स करता है? आपका प्रेसिडेंट फिक्स करता है. इसी तरीके से एक और पोस्ट होती है आपके लोकसभा में एंड इन योर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो, दैट इज़ योर ड्यूटी स्पीकर, राइट. सो ड्यूटी स्पीकर का इलेक्शन डेट कौन डिसाइड करता है? डेट डिसाइडेड बाय द स्पीकर. ओके, सो इफ यू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियरली सेइंग एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट कौन फिक्स करता है? ड्यूटी स्पीकर की स्पीकर फिक्स करता है. सो दिस द राइट स्टेटमेंट. ओके, there is a mandatory provision that the election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. यहाँ पे बोला गया है that is a mandatory provision. That's why I always said that whenever you are reading the question, read thoroughly. Okay, patience के साथ read कीजिए उसको, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ही कहीं ना कहीं आंसर छुपा हुआ होता है. एक ऐसा टर्म होता है जो आपके आंसर को बता देता है. सो और अगर आपको ड्यूटी स्पीकर के किस तरीके से ड्यूटी स्पीकर इलेक्ट होता है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, उसके रोल्स क्या हैं, अगर आप इस चीज़ को आपको अच्छे से पता है इस बात को, तो आप इस यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे अपना आंसर. देयर इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज अ ड्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शेल बी आइदर फ्रॉम the principal opposition party or the ruling party. मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी स्पीकर की पोस्ट के लिए. आपका कन्वेंशन के थ्रू ये डिसाइड किया गया है कि जो आपका स्पीकर होगा वो होगा आपका रूलिंग पार्टी से, एंड योर आपका जो ड्यूटी स्पीकर होगा वो कहाँ से होगा? वो होगा आपका अपोजिशन पार्टी से. सो there is not any mandatory provision. तो अगर आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत होता है तो आप अगर ऑप्शंस में जाएंगे, सो देयर इज़ योर 1 and 3, 1, 2 and 3, 3 and 4 and 2 and 4. तो अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट को रॉन्ग करते हैं तो यू आर ओनली लेफ्ट विद द 2 options, right? So that is the elimination strategy. That's how elimination strategy works. Either it will give you clearly, आपको एक आंसर मिल जाएगा, either you will be left with between 2 statements. आपके पास 50-50 के चांसेस होंगे. Now we will read the third statement. Okay, the deputy speaker has the same power as the speaker when he preside over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling. एज यू नो, ड्यूटी स्पीकर काम ही कब आता है? जब स्पीकर की या तो वेकेंट किसी तरीके से पोस्ट हो रखी हो, एब्सेंस हो, वो समय उस मोमेंट पे आपका जो स्पीकर है लोकसभा का वो प्रेजेंट ना हो, तो कौन प्रिसाइड करेगा? ड्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा. ओके, सो उसके पास वही सिमिलर पावर आ जाते हैं जब वो एज अ स्पीकर उस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा होता है. तो आपका और
आपको भी पता है स्पीकर ने जो भी कंडक्ट किया है आपका हाउस में वो कहीं क्वेश्चनेबल नहीं होता है, कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker or duly seconded by the prime minister. Okay? कि आपका जो ड्यूटी स्पीकर होता है उसके लिए कोई मोशन स्पीकर पास करता है नहीं। सिमिलरली जैसा आपका स्पीकर का इलेक्शन होता है उसी तरीके से आपका ड्यूटी स्पीकर का इलेक्शन विद इन अ मेंबर्स होता है। जस्ट कन्वेंशन है आपका कि वो कहाँ से आएगा, अपोजिशन पार्टी से आएगा। ओके, so this statement is wrong. So now you will find out the answer. Okay, so what is the answer? Your first and is your third, because your second and fourth statement is wrong. So fourth अगर यहाँ हो जाएगा तो जहाँ आप 50-50 के साथ बचे हुए थे वहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 1 and 3. So that would be your answer. That's how you do the elimination. ओके, 1 by 1 पेशेंस के साथ बिल्कुल आप एक एक स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए एंड देन फाइंड आउट योर आंसर। ओके, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, ये तो मेन टॉपिक है, इनको तो आपको प्रिपेयर करके बेहतर तरीके से जाना है। आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि ड्यूटी स्पीकर इनका इलेक्शंस कैसे होता है, क्या इनके रोल्स होते हैं हाउस में। ओके, सो यू शुड बी वेल अवेयर विद दिस टॉपिक। ओके, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द आंसर। और अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, नहीं उस मूवमेंट में, अगर आपको मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है और इस तरीके से अगर आपको आंसर दे रखा है, सो दैट्स हाउ यू डू द एलिमिनेशन। बट अब थोड़ा और स्पेसिफिकली आपको क्यों चीज़ें पता होना चाहिए, बिकॉज नाउ यूपीएससी हैज स्टार्टेड प्लेइंग विद दिस थिंग, right? They has shifted to the like only 1 statement is correct, only 2 statement is correct, only 3 is correct, all 4s are correct. Okay, so that's how UPSC is also playing. UPSC always plays with the student mind. That's more, this is the game of more mindset also. उस मोमेंट में जब आप प्रेजेंट हैं वहाँ पर भी आपके साथ सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक नहीं किया जाता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तब आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी चेक किया जाता है। यूपीएससी की यही ब्यूटी है। ओके, यूपीएससी ऑलवेज चेक्स द प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको हमेशा हो सकता है 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 30 क्वेश्चन ही पता हो। Okay, sometimes question paper comes that tough that you maybe know only the 20 questions, sorry. Okay, so to reach up to the कि आप एक स्पेसिफिक टारगेट अपना फाइंड आउट कर लो कि इतने में मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो आपको आपकी डेप्थ एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ये एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, जब 20 क्वेश्चन अगर टफ पेपर आया है, 20 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट पता है कि दिस 20 क्वेश्चन 25 बिटवीन 20 to 25 आई नो दिस मेनी क्वेश्चन एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। ओके, रेस्ट यू हैव टू प्ले with these kind of skill set that only comes when you analysis the previous year question paper and when you do the practice. More you do the practice, more your analysis power जो होता है आपका वो increase होता है। Okay? और आपके कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर इसी तरीके से होते हैं जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। किसी को भी 100% याद नहीं रह सकता है। ओके, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स टू रिमेंबर एंड इतना मेमोराइज करना थोड़ा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप तभी इन चीज़ को बेहतर तरीके से मेमोराइज कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। जब आप ये सेम तरीके के स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन रिपीटेडली आप सॉल्व करेंगे तब आपको ये आपकी मेमोरी में फिट हो जाएंगे। फिर वहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तब बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा अपनी मेमोरी पर। ओके, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड अलॉट अबाउट दीज कॉन्सेप्ट ओनली। So now let's move forward. Okay, and we will see the next question. There they have asked about your 5th schedule. Okay, so if a particular area is brought under the 5th schedule of Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequences of it? 5th schedule जो है आपके किस बारे में बात करता है? 5th शेड्यूल आपकी 2 चीज़ों के बारे में बात करता है, आपका शेड्यूल एरिया और वहाँ की शेड्यूल ट्राइब। ओके, और इंडिया में किसी भी एरिया को शेड्यूल अंडर 5th शेड्यूल उस एरिया को शेड्यूल एरिया का स्टेटस दिया जा सकता है। ओके, देयर आर द कंडीशन जिनके बेसिस पे आपको शेड्यूल एरिया का स्टेटस दिया जाता है। एज प्रेजेंट वी हैव 10 स्टेट्स जहाँ पर शेड्यूल एरियाज डिसाइड किए गए हैं। ओके, so you like that you can remember those states also if you go through। अगर आपको
मध्य प्रदेश को आप सेंटर में रख दो, ओके, एंड मध्य प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य आप छोड़ दो, दैट इज योर यूपी, लेफ्ट यूपी। ज्योग्राफिकली अगर आप मैप में देखेंगे इस तरीके से आप ज्योग्राफी को भी ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। व्हाट आर द फिफ्थ शेड्यूल एरिया में आपके 10 शेड्यूल एरियाज कौन कौन से अभी एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट करते हैं। एमपी में आपका, एमपी के, यूपी का छोड़ दो, बाकी 4 पड़ोसी राज्य एमपी के अगर आप ले आएंगे तो दैट इज योर महाराष्ट्र, योर गुजरात, ओके, योर राजस्थान एंड योर छत्तीसगढ़। तो आपके इस तरीके से हो गए आपके 5 शेड्यूल है, 5 और बचे हुए हैं। अब आंध्र प्रदेश ले लो, आंध्र प्रदेश के साथ फ्री में तेलंगाना आ जाता है, ओके आपका। देन यू गो टू ईस्ट, ईस्ट में आपका झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड एंड उड़ीसा। एंड व्हाट इज लेफ्ट, अगर आप नॉर्थ में जाएंगे देयर इज ओनली वन स्टेट, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश। सो दीज आर योर आपके 5, आपके 10 जो शेड्यूल एरियाज है ये यहाँ पे आप इस तरीके से मैप, मेमोरी के थ्रू आप मैप, अगर आपको अच्छे से क्लियर है, मैपिंग आपकी क्लियर है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आसानी हो जाती है इससे याद करने में। फिर आपको बार बार ज़्यादा जो एकदम रिपीटेडली उस चीज़ को याद नहीं करने पड़ा। मैप वाइज क्लियर कर लीजिए कि नॉर्थ में एक स्टेट है, ईस्ट में 2 स्टेट है आपकी, साउथ ईस्ट में 2 स्टेट पड़ती हैं आपकी, और मध्य प्रदेश को याद रखिए, मध्य प्रदेश का यूपी छोड़ के बाकी सारे पड़ोसी राज्य को आप याद कर लीजिए, आप आपके कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, ओके। दिस इज द एडिशनल नॉलेज ओनली, दैट्स हाउ यू एनालिसिस द पेपर ऑल्सो, कि अगर 5th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है तो नाउ यू वुड बी, बिकॉज 5th शेड्यूल के बारे में या शेड्यूल एरियाज के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू थरोली प्रिपेयर दैट टॉपिक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने का मतलब ही यही होता है, सिर्फ आप क्वेश्चन और आंसर को याद नहीं करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था एंड दैट वुड बी द आंसर। आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, इवन उसके ऑप्शंस को देखिए कि कोई ऑप्शन इसमें गलत हुआ क्यों था, रीज़न क्या है इसके ऑप्शन का गलत होने का, ओके। नाउ वी विल गो टू द ऑप्शंस वन बाय वन। So your first statement is telling this would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. Okay, this is the one statement. Okay, second statement is telling that this would create a local self-governing body in that area. Okay, third statement is telling you that this would convert that area into UT, and the state having such areas would be declared as special category state. Now if you see the last 2 statement, first of all यूनियन टेरिटरीज का आपका 5th शेड्यूल से कोई लेना देना नहीं होता है, ओके। फर्स्ट थिंग, आपकी यूटीज, आपकी टेरिटरीज डील ही आपकी कहाँ करती हैं, 1st शेड्यूल में डील करती हैं। किस आर्टिकल से डील करती है, आर्टिकल 1 to 4 इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ओके, कि आपकी यूटीज कैसे क्रिएट होंगी, आपकी स्टेट कैसे क्रिएट होती हैं, आपकी स्टेट की बाउंड्रीज कैसे डिसाइड होती हैं, न्यू स्टेट विद इन अ स्टेट में से किस तरीके से फॉर्म होती है, राइट। तो इनका प्रोविजन कहाँ देखा है, आर्टिकल 1 to 4 में दे रखा है। तो 5th शेड्यूल की तो यहाँ बात ही नहीं आती, तो ये ऑप्शन आप इस तरीके से एलिमिनेट कर दोगे, ओके। नाउ वी विल सी द 4th स्टेटमेंट वेयर दे आर सेइंग दैट 5th शेड्यूल एरिया किसके बारे में बात करता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे देता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का रिलेशन 5th शेड्यूल से नहीं है। 5th शेड्यूल अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो 5th शेड्यूल में आपका स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ओके। सो द स्पेशल कैटेगरी बट स्टेट किस तरीके से डिसाइड होती है, आपका हिली रीजन, ओके, आपकी लो पॉपुलेशन, विद इन दिस लो पॉपुलेशन स्पेसिफिकली आपका ट्राइब्स को देखा जाता है, ओके। ओके, देयर इज अनदर इज योर इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपकी,
एंड देयर आर सम इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी देख लिए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होती है। ये कुछ 4 से 5 बेसिस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग किसी स्टेट को या किसी पर्टिकुलर स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया जाता है। ओके, सो this statement is also got eliminated. Now we will see the second statement. This would create a local self-governing body in that area. 5th शेड्यूल एरियाज के लिए पेसा एक्ट को लेके आया गया था, राइट? तो पेसा एक्ट से आपकी यहाँ पे जो है लोकल बॉडीज बनती है, ना कि आपके 5th शेड्यूल के अंदर इस बात को डिफाइन किया गया है. सो दैट्स हाउ यू एलिमिनेट योर सेकेंड statement also. When you have the depth knowledge about the topics, then only you can come up to the conclusion of these kind of question. Otherwise you will get little bit confused mostly in these two options, that your first option and second option. Okay, so this would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. शेड्यूल एरियाज में आपका जो इनके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि आपकी जो ट्राइबल पीपल होते हैं, वहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स जो होती हैं, उनकी जो लैंड है वो आपकी जो है ट्रांसफरेबल नहीं होती है. ओके, सो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वुड बी योर आंसर. अगर आप 3 स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर ले जाएंगे, आप अपने आप आंसर पर पहुँच जाएंगे. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन स्ट्रेटजी. एलिमिनेशन स्ट्रेटजी भी तभी आपको आएगी जब आपको नॉलेज होगी कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे आपका फाइनल आंसर. ओके, ओके. नाउ अगेन question comes from the schedule areas in India. Okay, so now we will read the statement one by one. That within a state the notification of an area as schedule areas take place through an order of president. Okay, कि नोटिफिकेशन किसके थ्रू जाता है? आपका प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है, नोटिफाइड करता है, देन दैट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज योर शेड्यूल एरियाज. ओके, the largest administrative unit to forming the schedule area is the district and the lowest is largest. किसकी बात की गई कि largest आपकी administrative unit district है and lowest is your block cluster of villages. Okay, the chief minister of concerned state are required to submit annual report to union home minister on the administration of schedule areas in the state. यहाँ पे chief minister से सबमिट करने की बात कही गई है. तो अगर आप जाएंगे आंसर में 1 by 1, ओके, तो आप देखेंगे कि आपका जो शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर करने का नोटिफिकेशन जो होता है वो कौन देता है? आपका उसको प्रेसिडेंट ही देता है उस ऑर्डर को. सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे आस्क्ड, अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट देंगे, सो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, बट इफ़ यू गो टू द सेकेंड स्टेटमेंट, आपका शेड्यूल एरियाज में न्यूक्लियस कौन होता है? न्यूक्लियस आपकी ग्राम सभा होती है, लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर योर शेड्यूल एरियाज जो होते हैं. पेसा एक्ट में अगर आप देखेंगे तो हाँ, न्यूक्लियस का क्या है? आपके शेड्यूल एरियाज के लिए ही पेसा एक्ट को लेके आया गया था. पेसा एक्ट में अगर आप देखेंगे, पेसा एक्ट में आपका न्यूक्लियस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का ऑन अ लोकल लेवल, दैट इज योर ग्राम सभा, एंड दे आर सेइंग हियर इट इज अ ब्लॉक, दैट इज योर ग्राम सभा. ओके, यहाँ पे बोला गया है चीफ मिनिस्टर जो हैं आपके, वो कंसर्न स्टेट की, उनको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है यूनियन होम मिनिस्टर को. होम मिनिस्टर को रिपोर्ट तो जाती है, बट दैट रिपोर्ट गोज फ्रॉम द गवर्नर, नॉट चीफ मिनिस्टर. सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट? I think they have given the wrong option. गवर्नर आपका सबमिट करता है रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को. ओके, सो
The governor of a state in which there are scheduled areas have to submit to the report to the president are regarding administration of such area annually or whenever required by the president. Okay? तो आपका जो है ये स्टेटमेंट भी wrong है and your answer would be only one. How many of above the statement are correct? Only your one statement is correct. They have given the misprint हो गया होगा that in explanation, so don't go by the explanation. That's why I was reading that explanation because I was finding it wrong. Your option would be only one. Okay? Okay. Now we'll move forward your next question, in where it is saying in India the prison are managed by the state government with their own rules regulation for the day-to-day administration. So prison जो है आपका वो subject है आपका किसका? Prison है आपका state subject. प्रिजन क्या है आपका? स्टेट सब्जेक्ट है. ओके, सो इन इंडिया द प्रिजन आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. दैट इज करेक्ट. आपका स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मैटर है, स्टेट लिस्ट में अगर कोई मैटर है, दैट वुड बी डील बाय योर स्टेट गवर्नमेंट. सो इन इंडिया द प्रिजन आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर करेक्ट. In India, the prison are governed by the Prison Act 1894, which is expressly kept the subject of prisons in the control of provisional government. Okay? Provisional government का मतलब क्या हुआ आपका? State government. So that statement is also correct. Now, अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा. अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. ओके, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? बोथ स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. एंड सिमिलरली कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. लाइक दैट दे हैव put it the option. One more thing, always remember, in these kind of options also sometimes they shuffle, they do the shuffling, but we have the habit of in practice we have this kind of habit. Okay, so आपको क्या याद रखना है? बोथ स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 2 जो है एक्सप्लेन कर रहा है आपका स्टेटमेंट 1 को, क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि 1894 एक्ट जो है वो स्टेट को पावर दे रहा है कि डेली टू डेली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो प्रिजन का होता है वो कौन देखेगा आपका? स्टेट गवर्नमेंट देखेगी. सो योर आंसर वुड बी दिस. ओके, ओके. विथ रिफरेंस टू होम गार्ड, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं होम गार्ड के बारे में. पहले तो हमारी जो होती फोर्सेस होती हैं, ओके, आपकी आर्म फोर्सेस होती हैं, आपकी पुलिस फोर्सेस होती हैं, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, बट जो होम गार्ड होते हैं बेसिकली दीज आर योर ऑक्सिलरी फोर्सेस. ओके, ये ऑक्सिलरी फोर्सेस होने का मतलब होता है ऐसी फोर्स जो आपकी जो मेन फोर्सेस हैं उनका जब ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशंस पड़ती हैं वहाँ पे हेल्प करती हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरी फोर्स एंड दीज आर योर होम गार्ड्स. एंड तो हम स्टेटमेंट को जानेंगे होमगार्ड के रेफरेंस में. स्पेसिफिकली इस टॉपिक के बारे में किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मेंशन किया गया है. समवेयर इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन योर करंट अफेयर्स, दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन. अदरवाइज यूपीएससी वुडंट हैव आस्क्ड. आपकी स्टैंडर्ड बुक में तो डेफिनेटली टॉपिक नहीं मेंशन किया गया है. ओके, बट दे हैव मेंशन्ड, करंट अफेयर्स में आपका आया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है. होमगार्ड से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है. So home guards are raised under the Home Guard Act and rules of the central government. Okay, the role of home guard is to serve as an auxiliary forces. As I told you, these are your auxiliary forces
जो आपकी मेन फोर्सेस होती हैं इमरजेंसी सिचुएशन कोई एग्जिस्ट करती है वहाँ पे हेल्प करती हैं। ओके, टू द इमरजेंसी सिचुएशन कैसी, किसी आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड भी होती है कि कोई सपोज कोई दंगा हो गया, ओके, उस टाइम पे और फोर्सेस की आवश्यकता है, जो बाकी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, आपकी पुलिस फोर्सेस जो हैं वो नहीं उतना सफिशेंटली वहाँ पे वर्क कर मतलब उनके पास सफिशेंट अमाउंट में जो है लोग अवेलेबल नहीं है उतना, और उस मूवमेंट को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस टाइम पे ये फोर्सेस काम में आती हैं। ओके, सो anybody could join these forces. Okay, there is no particular criteria for these forces. To prevent infiltration on the international border coastal areas, the border Bing Home Guard battalion have been raised in some state. Okay, so the statement में एक बात क्लियर आप समझ लीजिए, जो होम गार्ड बनाए गए हैं वो होम गार्ड एक्ट डेफिनेटली रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इट इज द रूल्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट, एज आई टोल्ड यू दैट रोल ऑफ द होम गार्ड इज टू सर्व एज अ ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। यही बात मैंने की, इमरजेंसी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पे ये फोर्सेस जो है हेल्प करेंगी आपकी मेन फोर्सेस को। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। To prevent infiltration on the international boundaries, like coastal areas, the border wing home guard battalion have been raised in some state. That is the correct option. So your answer would be only 2. Now इस statement का हम explanation थोड़ा और देख लेते हैं कि आपकी 15 border wing home guard battalion have been raised in border state. Okay, आपकी पंजाब में बनाई गई है, आपकी राजस्थान में बनाई गई है, आपकी गुजरात में बनाई गई है, एंड आपकी बटालियन आपकी मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल में। दीज आर योर बॉर्डर स्टेट्स, राइट। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इस टाइप की बटालियंस बनाई गई हैं। ओके, टू गिव द सिक्योरिटी एंड टू हेल्प योर मेन फोर्सेस। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू another question. ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैच करना है आपको कि ये जो प्रोविजंस है इन एक्ट्स के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, सो यो अनऑथराइज्ड बियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, क्या ये आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में डिफाइन किया गया है? knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties. कोई आपका ऑफिसर है, मिलिट्री ऑफिसर है, उसको मिसलीड कर रहे हैं आप, जानबूझ के उस व्यक्ति को आप अगर मिसलीड कर रहे हैं तो वो किस एक्ट के थ्रू डील किया जाएगा? ओके, सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर। चलाते हैं ना बारातों में, आप देखते हो चलाई जाती है, गन फायर कर देते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का यूज किया जाता है। So we will continue with our previous year questions paper. That is your that first question we will see parliamentary से ही, पार्लियामेंट के चैप्टर से ही आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। दैट इज अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। बिल की लैप्सिंग किन किस सिचुएशंस में होती है उसके बारे में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ओके, अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द dissolution of Lok Sabha. Okay, a bill in regard to President of India notified his or her intention. Okay, President जब joint sitting को समन करता है किसी बिल के लिए तो intention of President का होना ज़रूरी होता है to joint sitting lapses on the dissolution of Lok Sabha. Okay, तो आप अगर इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, राइट, कि आपका प्रेसिडेंट ने अगर इंटेंशन डिफाइन कर दिया आपका जॉइंट सिटिंग का तो आपका जो है लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, एक गलत है आपका स्टेटमेंट, राइट, लैप्स नहीं होता है आपका। ओके, अगर इंटेंशन डिफाइन कर दिया गया है जॉइंट सिटिंग का तो आपका फिर लैप्स नहीं होगा वो बिल। सो बाय दैट इफ यू गो तो आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट, थर्ड गलत है तो डी गलत हो गया, यहाँ पे थर्ड को मेंशन किया गया है तो ये गलत हो जाएगा। नाउ यू लेफ्ट विद द 50-50 ऑप्शन। ओके, सो
सेकेंड स्टेटमेंट हम रीड करेंगे। अगर सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो वी विल कम टू द कंक्लूजन कि हमारा पहला सही है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है, राइट। अगर सेकेंड स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। द बिल पास्ड बाय द लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दो कंडीशन में आपका लैप्स हो जाता है, या तो बिल पेंडिंग हो लोकसभा में, ओके, तो आपका डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई तो बिल लैप्स हो जाएगा, ओके। और बिल लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस कंडीशन में जो है आपका बिल लैप्स हो जाएगा। सो दी टू कंडीशन आर द करेक्ट एंड योर आंसर वुड बी 1 and 2, ओके। आर्टिकल 107 ये बोलता है कि बिल ओरिजिनेट हुआ है अगर आपका लोकसभा में, पेंडिंग है आपका वहाँ पेंडिंग है वहाँ पे, तो लैप्सेस और लैप्स हो जाएगा उसके डिसोल्यूशन, हाउस के डिसोल्यूशन पर, ओके। आर्टिकल 107 में ही आपका ये कंडीशन भी डिफाइन की गई है कि स्पेसिफाई दैट अ बिल ओरिजिनेटेड, यहाँ बिल होगा, ओके, बिल ओरिजिनेटिंग एंड पास्ड इन द लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा ऑल्सो लैप्सेस अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ओके। तो लोकसभा में अगर कोई बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहीं ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ फिर और राज्यसभा में आ गया लेकिन लोकसभा रिजॉल्व हो जाती है यदि, या फिर लोकसभा में आपका जो है आपका जो है ओरिजिनेट हुआ है बिल, लोकसभा में ही ओरिजिन हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ पे और लैप्स हो जाती है आपकी लोकसभा, तो वहाँ पे आपका जो है बिल, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो आपका बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा आपका बिल। सो दीज आर द टू कंडीशन जहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने आपका दोनों हाउसेस में बिल पास नहीं हुआ, जॉइंट सिटिंग तभी बुलाई जाती है जब आपके दोनों हाउस एग्री नहीं कर रहे हों आपके ऑर्डिनरी बिल के लिए। तो अगर दोनों हाउसेस एग्री नहीं कर रहे हो, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन इंटेंशन ला दिया, प्रेसिडेंट ने इंटेंशन रख दिया अपना कि जॉइंट सिटिंग करनी है इस पर्टिकुलर बिल के लिए, तो अगर वो चीज़ इस पर नोटिफाइड हो गई है कि इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट आ गया है जॉइंट सिटिंग के लिए, तो आपके जो बिल होंगे वो लैप्स नहीं होंगे, ओके। सो दीज आर द टू condition. Now we will see the another statement with reference to Parliament of India. Consider the following statement that prorogation of a house by the President of India does not require the advice of Council of Minister. कि अगर आपका हाउस प्रोरोग हो गया हो, ओके, प्रोरोग करने के लिए प्रेसिडेंट, प्रोरोग कौन करता है आपका हाउस को प्रोरोग, और समन कौन करता है आपका, प्रेसिडेंट करता है, डिसॉल्व कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ओनली आपका जो एडजर्न होता है वो, और एडजर्न सिनेडाई का पावर किसके पास होता है, स्पीकर के पास होता है। सो द प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, डज नॉट। बट यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेटमेंट को अगर आपको ये बात पता हो, प्रोरोगेशन तभी हो सकता है किसी हाउस का जब आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और हेडेड बाय हूँ, प्राइम मिनिस्टर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड sine die, but there is no bar to President of India prorogating the House which is in session. राइट, कोई ऐसा बार तो है नहीं प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट को उसको आपका जो है प्रोरोग करना ही पड़ेगा उस हाउस को, राइट, ऐसा कोई बार नहीं होता प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर बोल देती है कि सर प्रोरोग कर दीजिए हाउस को, तभी प्रोरोग होता है आपका, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यूजुअली जनरली जो होता है, जनरली ये प्रिंसिपल होता है, एडजर्न सिने डाई हो जाता है, उसके बाद आपका हाउस प्रोरोग हो जाता है। एडजर्न सिने डाई का मतलब, एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए अभी सेशन जो कंटिन्यू था वो कुछ समय के लिए स्थगित रहेगा, ओके। एडजर्न सिने डाई का मतलब होता है कि अब कब अगली सिटिंग होगी उस पर्टिकुलर सेशन की, ये पता नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम के लिए स्थगित हो जाता है, राइट। उसके बाद आपका प्रोरोगेशन लगता है, यूजुअली ऐसा होता है, जनरली। परमानेंटली ऐसा कोई नहीं है, आपका डायरेक्टली भी प्रोरोग किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है एडजर्नमेंट सिने डाई किया जाए, ओके, लेकिन यूजुअली ये प्रोविजन होता है, यूजुअली ऐसा फॉलो होता है। सो जनरली दे हैव मेंशन्ड, so this statement is correct. Dissolution of Lok Sabha is done by the President of India, who saves in external circumstances, does on the advice of Council of Minister, right?
आपका डिसोल्यूशन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। और डिसोल्यूशन जो है आपका दोनों तरीके से हो सकता है। आपका अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 5 साल आपके पूरे नहीं है और कोई गवर्नमेंट फॉर्म भी नहीं कर सकता है, ओके, कोई वैलिड गवर्नमेंट उस टाइम फॉर्म भी नहीं हो सकती, तो आपका डिसॉल्व किया जा सकता है हाउस को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और 5 साल के कंप्लीशन पे तो डिसॉल्व हो ही जाता है, क्योंकि आपका हर 5 साल बाद इलेक्शन कंडक्ट होता है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट करेक्ट। तो आपके सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको पता था कि रॉन्ग है तो आप 2 ऑप्शंस के साथ बचे थे और सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, सो योर आंसर वुड बी सेकेंड एंड थर्ड। ओके, now we will see the another question that is you related to governor. Now we'll see that it is the governor of a state who recognizes and declare any community of a state as scheduled tribe. Okay, कि गवर्नर जो है आपकी शेड्यूल ट्राइब को कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नर करता है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोलता है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट, कि किसी एक स्टेट में अगर किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे दूसरी स्टेट में भी वो दर्जा मिल जाएगा, हर स्टेट को पर्टिकुलरली मिलता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर नहीं डिसाइड करता है ये चीज़। ओके, गवर्नर नहीं रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है। जहां आपका शेड्यूल एरियाज, रोल दोनों का होता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर का, बट जब रिकॉग्निशन देना होता है, चाहे वो शेड्यूल एरियाज को हो, चाहे आपकी ट्राइब्स की लिस्ट को रिकॉग्नाइज करना हो, फाइनल जो नोटिफिकेशन, जो ऑर्डर आता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू आता है। ओके, गवर्नर रिकमेंडेटरी इन नेचर आ जाता है, गवर्नर का रोल होता है, गवर्नर ऑल्सो प्लेज द रोल, राइट। जैसे गवर्नर जो है आपके शेड्यूल एरियाज की रिपोर्ट सबमिट करता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो है आपका गवर्नर यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकता है, बट फाइनल नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा? प्रेसिडेंट करता है। सो इट इज़ नॉट द गवर्नर हु रिकॉग्नाइज्ड और डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज अ शेड्यूल ट्राइब, प्रेसिडेंट करता है। बट अगर किसी स्टेट में शेड्यूल ट्राइब किसी कम्युनिटी को डिक्लेयर कर दिया कि ज़रूरी नहीं है वो दूसरे स्टेट में भी मान लिया जाएगा। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, योर आंसर वुड बी ओनली 2। ठीक है, आर्टिकल 342 क्लॉज 1, द प्रेसिडेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट ड्यूटी आफ्टर कंसल्टेशन, ओके, गवर्नर से कंसल्ट करता है, that may specify the tribal communities part of groups within a tribal community as a scheduled tribe in that state. The list of scheduled tribe in state and a community declared as scheduled tribe in a state need not be so in another state. Okay, so your option B is the correct option. Okay, now we will see the another question. That is in respect of your money bill. Okay, money, which of the following statement are correct in respect of money bill in parliament? Okay, article 109 mention special procedure in respect of money bill। कि आर्टिकल 109 में जो है आपका स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है मनी बिल के लिए। अ मनी बिल shall not be introduced in council of state। council of state, council of state क्या है आपका? राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में यहाँ बताया है। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? आपके राज्यसभा का। तो ये बात तो आपको पता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में नहीं मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मनी बिल का रूल है कि वो प्रेसिडेंट से कंसिडर करके देन आपका फर्स्ट लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आप अगर आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो 1 2 2 3 1 2 3 इज करेक्ट। द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट द चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, राइट। सजेशन दे सकता है फिर भी हम, लेकिन हमें आंसर पता चल गया, बट वी विल गो वन बाय वन विद ऑल द स्टेटमेंट। ओके, सो राज्यसभा आपका सिर्फ सजेशन दे सकता है, ना तो वो आपको कोई अमेंडमेंट कर सकता है उस बिल में, ओके, और ना रिजेक्ट कर सकता है मनी बिल को, ओनली रिकमेंडेशन दे सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
Amendment to a money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. One second. I'm sorry, I have somewhere. Oh, sorry, I haven't. I'm really very sorry. I didn't read the note. This note I haven't read. Very, very sorry for that. Okay. I have said the correct, but I didn't read this thing that it is written here not. A money bill should not be introduced in Council of State. That is the correct statement. Okay. आपका Council of State मतलब आपका राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. यही आपका आंसर है, राइट. आपको लोकसभा में ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. मनी बिल की कंडीशन होती है कि प्रेसिडेंट का आपका कंसिडरेशन फर्स्ट और लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा. दैट इज द कंडीशन. आई हैव स्पोकन द करेक्ट बट I didn't see here. I'm very sorry for that. And so this is statement correct. Rajya Sabha can either approve the bill or suggest the change but cannot reject it. So that is also correct option here, right? Amendment to a money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. कि जो अमेंडमेंट किया गया है मनी बिल के द्वारा, मनी बिल में जो अमेंडमेंट सजेस्ट किया गया है राज्यसभा के द्वारा, उसको लोकसभा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. नहीं, अमेंडमेंट सजेशन दे सकती है, मानना या मानना ऑब्लिगेशन नहीं है लोकसभा के ऊपर, सिर्फ सजेशन दे सकती है आपकी, राइट. और अमेंडमेंट जो सजेस्ट किया गया है, माने या ना माना, ये लोकसभा का राइट है. वो माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक है. ये लोकसभा का प्रिविलेज्ड है यहाँ पे मनी बिल के ऊपर. यहाँ पे इक्वल पावर नहीं है. मनी बिल में लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर नहीं आता है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. अगर हम जाएंगे तो आपका ये स्टेटमेंट कट जाता है, राइट. आपको पता है आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. सो आंसर कुड बी योर 1 और 2 हट जाएगा, या तो सेकंड और थर्ड होगा या 1, 2, 3 होगा. बट आर्टिकल 109 जो है आपका प्रोसीजर को मेंशन करता है, आपके स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ योर मनी बिल. सो योर आंसर वुड बी आर्टिकल स्पेसिफिक प्रोसीजर जो होता है आपका मनी बिल से रिलेटेड, वो आर्टिकल 109 मेंशन करता है. सो योर आंसर वुड बी 1, 2, 3. दैट इज योर आंसर. ओके, नाउ वी विल सी द another question. That is your North Eastern Council was established by the North Eastern Council Act 1971. क्वेश्चन में ही बताया गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल किस एक्ट के थ्रू बनी है. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2000, the council comprised of which of the following members. अब आपको इस काउंसिल के बारे में आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए. इसके मेंबर्स, इसके रोल क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए. सिंपल, इन्होंने सीधा सीधा मंगवाइजेशन वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे कुछ आपका रूल्स या रेगुलेशंस नहीं लगना स्टार्ट होंगे. आपको याद करना ही पड़ेगा कि कौन कौन आपके नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर्स होते हैं. सो द गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड योर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो होम मिनिस्टर जो होता है वो आपका चेयरपर्सन होता है इस काउंसिल का. ओके, आपके बाकी क्या होते हैं, ये 3 आपके मेंबर्स होते हैं. सो आंसर वुड बी 1, 2 and 3. नाउ वी विल नो अबाउट इट इन डिटेल. द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल विच इज चेयर्ड बाय द, चेयर कौन करता है, आपके होम मिनिस्टर चेयर करते हैं. ओके, और आपका नॉर्थ ईस्टर्न का जो आपकी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो उसके कौन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं. ओके, आपकी जितनी आपकी जो ये 8 आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उनके आपके सारे गवर्नर, आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, आपकी असम, आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो आपकी सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसके मेंबर्स. ओके, सो उनके गवर्नर्स आपके उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के 8 हों, और चीफ मिनिस्टर्स वहाँ के 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं.
इंक्लूडिंग कौन होता है, साथ में आपका सेक्रेटरी होता है, आपका मिनिस्ट्री है जो आपकी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, जो डोनर्स को बोल दिया जाता है एम डोनर, हु इज द एक्स ऑफिसो मेंबर होता है, वो भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। ओके, सो दैट इज द योर काउंसिल, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल होती है उसका कॉम्पोजिशन ये है। द होम मिनिस्टर इज नॉट द मेंबर, वो चेयरपर्सन होता है, दैट्स वाई वो वहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, ही इज़ द चेयरपर्सन। मेंबर्स आपके ये होते हैं कि आपका गवर्नर, आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर, और 3 मेंबर जो होंगे अपॉइंट किसके द्वारा किए जाएंगे, नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, नाउ विल सी द अनदर क्वेश्चन अबाउट योर डिलिमिटेशन कमीशन। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपका, जब इलेक्शंस होते हैं आपका कुछ पर्टिकुलर ईयर में एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, चाहे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हों, चाहे आपकी पार्लियामेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हों, उनके लिए जो है एरिया उनका जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो होता है वहाँ डिसाइड करके सीट्स को लिमिट कर देता है। ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है। ओके, सो आपका कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? अभी तक जो है आपका 1952, 1963, 1973 एंड 2002, 4 बार अभी तक जो है आपका डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है। अभी तक आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव आपकी जो लोकसभा असेंबलीज हैं उनकी जो सीट्स कब तक फिक्स कर रखी हैं, 2026 तक इनको फ्रीज कर रखा है। ओके, कि जितनी सीट्स हैं अभी उतनी सीट्स रहेंगी 2026 तक। 2026 के बाद अगेन कमीशन को बनाया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आता है, उसके थ्रू फिर कमीशन को कौन बनाता है, पार्लियामेंट लेके आता है इस एक्ट को, फिर कमीशन बनाया जाता है। फिर कमीशन डिफाइन करेगा कि कितनी कहाँ पर सीट्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वहाँ की देख के। ओके, तो यहाँ पे किसका, सेंसस का भी यूज़ होता है। अभी तक किस सेंसस पे चल रहा है, 1971 सेंसस के बेस्ड पे चल रहा है। ओके, और अभी न्यूज़ में भी रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन पे हो सकता है फिर से क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज ये करेंटली इट्स इन न्यूज़। और आपका 2026 नेक्स्ट ईयर ही है। आपकी फ्रीजिंग ऑफ जो सीट्स है 2026 तक ही था, उसके बाद अगेन रिन्यू किया जाएगा उसको। अब क्या होता है, किस तरीके से कमीशन आता है, या अगेन इसको बढ़ा दिया जाएगा इस सेम सेंसस के बेस पे सीट्स को। तो अभी आपकी सदर्न स्टेट डिमांड भी कर रही हैं, डिलिमिटेशन कमीशन आ रहा है इसलिए वहाँ पे डिमांड भी की जा रही है कि अगर चेंजेस आना स्टार्ट हुए तो वहाँ से क्या इश्यूज सदर्न स्टेट्स को फेस करने पड़ेंगे, राइट, वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में डिलिमिटेशन कमीशन से। आपका अभी तक 4 बार आपका जो है डिलिमिटेशन कमीशन बना हुआ है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे, अदरवाइज यहाँ थोड़ा फिर कैलकुलेशन करना टफ है। अगर आपने डिलिमिटेशन कमीशन को डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आप पता कर ले जाएंगे। ओके, कि 4 बार ये कमीशन बना है, अब तक यहाँ पे फ्रीजिंग हो रखी है, इतने ईयर तक इसकी फ्रीजिंग है सीट्स की, किस बेसिस पे बनता है, कौन कमीशन को बनाता है, एक्ट पास होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है या स्टैच्यूटरी बॉडी है आपकी, ये सारी चीज़ें आपको डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में। ओके, डिलिमिटेशन का मतलब ही होता है प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। आपका 4 बार ये एक्ट आया है, 1952, 62, 72 और 2002। एक्ट 50 आपका 52, 62, 72, 2002 है, बट एक्ट के बाद जो कमीशन फॉर्म हुआ है वो कब फॉर्म हुआ है, 52 में बना है, 63 में बना है, 73 में, 2002 में बना है। इसलिए एक्ट और ईयर में डिफरेंस मत भूलना कि एक्ट कब आया और फॉर्म कब हुआ, कहीं 2 उसमें चेंजेस है। 62, 72 में जो एक्ट आया है बना कब है कमीशन, 63, 73 में। ओके, नाउ वी विल सी द अनदर क्वेश्चन, दैट इज योर 71st अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, राइट, उनका जो एडिशन हुआ है, जो शेड्यूल लैंग्वेजेस का
एट प्रेजेंट। वहाँ पर आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कौन कौन सी शेड्यूल लैंग्वेज ऐड हुई थी? अगर आपको रीसेंट एडिशन याद है, रीसेंट एडिशन जो आपका हुआ था 92nd अमेंडमेंट एक्ट आपका 2003 था, क्योंकि ये सबसे रीसेंट था। अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू जो है आपकी 4 लैंग्वेज ऐड हुई थी, बोडो, मैथिली, संथाली एंड वन इज योर ओडिया आई थी, ओके सॉरी डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, डोगरी। ये 4 लैंग्वेजेस जो थी आपकी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड हुई थी, एंड दैट वाज अ रीसेंट अमेंडमेंट एक्ट इन एडिशन ऑफ योर शेड्यूल लैंग्वेज। सो और अभी आप एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, हो सकता है बिकॉज ये लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में एडिशन किया गया है, राइट? तो आप प्लीज़ क्लासिकल लैंग्वेज को भी आप जाके रीड कर लेना कि कितनी एट प्रेजेंट आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ओके? सो नाउ वी विल गो टू दिस कंसीडर एज योर होमवर्क, एज अ होमवर्क ले लीजिए। और प्लीज़ क्लासिकल लैंग्वेज किस तरीके से इनका एडिशन होता है, कौन ऐड करता है, कोई कमेटी क्या फॉर्म होती है, कितनी एट प्रेजेंट पे एग्जिस्ट करती हैं, पहले कितनी एग्जिस्ट करती थी, ओके उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लेना। एंड देन उसके लिए एक आधा भी पेज नहीं लगेगा, आधे से कम पेज में आप उसको 4 लाइन में नोट्स बना के लिख लेना, ओके? नाउ विल जंप टू दिस क्वेश्चन दैट एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको रीसेंट अमेंडमेंट याद है, अगर आप हटा दें तो मैथिली हैजंट एडेड, अगर आपको 3 याद नहीं थे, अगर आपको ये एडिशन याद था तो आप फाइंड आउट कर लो जाओगे आपका आंसर क्या होगा। अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर कुछ 3 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हैं आपके जो रिसेंट एडिशंस हुए थे आपके, ओके? तो वो अमेंडमेंट को आप याद कर लीजिए, आपका 71st अमेंडमेंट एक्ट याद कर लीजिए, 92nd याद कर लीजिए, राइट? कि इनसे कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी लैंग्वेज याद करना कि आप पूरी शेड्यूल लैंग्वेज याद करें और कब कौन सी ऐड हुई है ये तो याद हो जाएगा शायद कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, ओके? बट कब कौन सी एडिशन हुई है ये टफ वर्ड ज़्यादा है, बट ये दीज आर द रिसेंट अमेंडमेंट रहे हैं तो आप इनको याद कर सकते हो, राइट? Okay, now we'll see the another question. Which one of the following statement is correct as per the Constitution of India? Okay, Constitution of India में क्या क्या इन मैटर्स को डिफाइन किया गया है या नहीं हम देखते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। क्या इसको स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है? ओके, करेक्ट हमें फाइंड आउट करना है। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ओके, क्या माइग्रेशन जो है आपका स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आता है? इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। ओके, कि क्वारंटाइन जो होता है आपका, ओके, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है स्टेट सब्जेक्ट है अंडर स्टेट लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जीएसटी के अंदर यूनियन इस टैक्स को अप्लाई करता है, कॉर्पोरेशन टैक्स को, तो आपकी स्टेट लिस्ट में नहीं होगा, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ओके? और आपका जो है आपका इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स भी आपका ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, एंड माइग्रेशन भी आपका यूनियन लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज द यूनियन सब्जेक्ट, ओके? ये आप अगर न्यूज़पेपर के साथ अवेयर रहेंगे तभी आप इन चीज़ों को फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इसका ऑप्शन फाइंड आउट करना थोड़ा टफ हो जाएगा, ओके? इंटर स्टेट माइग्रेशन की बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी स्टेट तो कहाँ डील कर रहा है? आपका यूनियन के सब्जेक्ट्स के साथ डील करता है, ना कि आपकी स्टेट लिस्ट में डील करता है, ओके? अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी को प्लेस किया? ये तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का, इससे इजी कोई क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछ सकता। राइट टू प्राइवेसी आपको पता है, राइट अंडर आर्टिकल 15 आपका जो है राइट टू आपका इक्वेलिटी का पार्ट है, 16 भी आपका राइट टू इक्वेलिटी का पार्ट है, 19 राइट टू फ्रीडम का पार्ट है आपका,
21 जो है आपकी प्राइवेसी, लाइफ, राइट टू लाइफ, लिव विद द डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी की बात कौन करता है? आपका आर्टिकल 21 करता है, राइट। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द another question, that is it is talking about your ethics committee in लोक सभा जो आप फॉर्म होती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। we will know about it. Initially it was an ad hoc committee, कि आपकी कौन सी कमेटी थी? आपकी ad hoc कमेटी थी। ओके, ad hoc कमेटी का क्या मतलब होता है? जो टेम्पररी पीरियड के लिए बनती हैं। ad hoc committee are the those committees कुछ टाइम पीरियड के लिए बनती हैं, आपकी टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए बनती हैं। जो कमिटीज आपकी टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए बनती हैं, दोज आर योर एड हॉक कमिटी। ओके, ओनली अ मेंबर ऑफ लोक सभा, फिर हम जानेंगे कि ये है एड हॉक कमिटी या नहीं है। ओनली अ मेंबर ऑफ लोक सभा कैन मेक अ complaint relating to unethical conduct of member of Lok Sabha. This committee cannot take up any matter which is sub judice. Sub judice का मतलब है कि कहीं किसी कोर्ट के पास पड़ा हुआ है या फिर ऐसा कोई जुडिशरी रिलेटेड मैटर इसको इन्वॉल्व कर सकता है, तो ऐसे मैटर्स को ये लेता है या नहीं लेता है। ओके, सो एथिकल कमेटी जो होती है पार्लियामेंट में, आपकी कुछ कमिटीज होती हैं, कुछ आपकी परमानेंट कमिटीज होती हैं। ओके, कुछ आपकी बनती हैं टेम्पररी कमिटी। सो एड हॉक कमिटी आर दोज कमिटी जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है। सपोज कोई बिल पास होना है, उसके लिए कोई कमिटी बना दी गई, ओके, उसको डिस्कशन करने के लिए उस बिल से रिलेटेड मैटर को, तो क्या टेम्पररी पीरियड के लिए बनाई गई। कुछ कमिटीज जैसे आपकी पब्लिक एस्टिमेट कमिटी होती है, राइट, आपकी पब्लिक अकाउंट कमिटीज होती हैं, ये कौन सी होती हैं? आपकी परमानेंट कमिटीज होती हैं। हर एवरी ईयर दे कॉन्स्टिट्यूटेड, इनको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? स्पीकर करता है आपका, राइट। वो इलेक्शंस इनमें मेंबर्स डिसाइड होते हैं, चेयरमैन डिसाइड होता है आपका। तो एथिक्स कमेटी जो होती है, जो आपके एथिकली मिसकंडक्ट होते हैं, उनको डिटरमाइन करती है कि किसी पार्लियामेंट के मेंबर्स ने एथिकली मिसबिहेव तो एथिकली तो नहीं, मिसबिहेव तो नहीं किया है, मिसकंडक्ट तो नहीं किया है। ऐसे मैटर से कौन डील करता है? आपकी एथिक्स कमेटी डील करती है। ओके, दैट कुड बी इन एनी फॉर्म। आपका मिसकंडक्ट कि आप पार्लियामेंट की गरिमा को नहीं बनाए रख रहे हो, ओके, कुछ ऐसा स्टेटमेंट आप बोल रहे हो जो पब्लिक को इन जनरल इनसिक्योर करने वाला हो, ओके, बिकॉज यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पब्लिक। ओके, तो डिपेंड ऑन द केस ऑन केस बेसिस ऐसे मैटर्स को आपकी एथिक्स कमेटी देखती है। ओके, सो इनिशियली जो था एथिक्स कमेटी वाज योर एड हॉक कमेटी ही थी। ओके, कि ऐसा कोई मैटर उस टाइम पीरियड पे आया तो एज अ उस एथिक्स कमेटी को उसी टाइम पीरियड के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए फाइंड आउट करने के लिए, उस मैटर को उस पर्टिकुलर मेंबर से रिलेटेड उस मैटर को फाइंड आउट करने के लिए एथिक्स कमेटी को टेम्पररी बेसिस के लिए बना दिया गया। सो this is the correct statement कि initially it was a ad hoc committee but in 2015 जो है इसको permanent committee बना दिया गया है। इसको constitute किया जाता है स्पीकर के द्वारा। ओके, only a member of लोक सभा can make a complaint relating to unethical। तो इनिशियली अगर ये सही था तो आपका ये स्टेटमेंट अभी तक आप यहाँ से सिर्फ इस ऑप्शन को फाइंड आउट करवाएंगे अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियरली पता है। Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of member of Lok Sabha। Okay? कि आपका जो मेंबर ऑफ लोक सभा है वही सिर्फ जो है अगर अनएथिकल कोई कंडक्ट है उसके बारे में कंप्लेन कर सकता है आपके लोक सभा आपकी इस कमेटी से। ओके, ऐसा नहीं होता, कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन, ओनली मेंबर नहीं, एनी पर्सन एफिडेविट के थ्रू इस कमेटी के पास जो है कंप्लेन कर सकता है किसी लोकसभा के मेंबर के अगर उसका कोई अनएथिकल कंडक्ट है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। ओके, सो अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट आपको पता चल गया आप कर दो, सो योर आंसर वुड बी 1 and 3। दिस इज ट्रू कि ऐसा कोई भी मैटर नहीं लेगा जो सब जुडिस होगा। ओके, सो your any person can make complaint against a member through another लोक सभा MP। ओके, किसी दूसरे another लोक सभा में MP के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है
उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, along with the evidence of misconduct affidavit stating that complaint false नहीं है, frivolous नहीं है, if the member himself complained the affidavit is, और अगर मेंबर कंप्लेन कर रहा है कोई किसी दूसरे मेंबर का तो एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई दूसरा व्यक्ति अगर कंप्लेन कर रहा है किसी मेंबर के बारे में, आपका जो लोकसभा के एमपीज़ हैं या राज्यसभा के एमपीज़ हैं, राज्यसभा में अपनी ये कमिटीज़ होती हैं, तो अगर हम लोकसभा के रिस्पेक्ट में अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लोकसभा के एमपी के बारे में कोई और एमपी अगर उसके मिसकंडक्ट के बारे में कंप्लेन कर रहा है एथिकल कमेटी को, तो एथिकल कमेटी वहाँ पे एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एमपी के थ्रू किसी एमपी के बारे में मिसकंडक्ट के बारे में कंप्लेन कर रहा है तो वहाँ पे एफिडेविट देना पड़ता है। ओके, सो दैट्स हाउ और एथिकल कमेटी वर्क्स। पॉइंट आपको और क्या याद रखना है, एथिकल कमेटी जब वो फाइंड आउट करेगी इस मैटर को, तब उसका जो मैटर्स होते हैं और फिर वो जो रिकमेंडेशन देगी कि उस व्यक्ति के खिलाफ क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए, वो रिकमेंडेटरी इन नेचर होता है। ओके, वो फाइनल जजमेंट नहीं होता है। फाइनल कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर के पास वो मैटर जाएगा, उस रिपोर्ट को एथिकल कमेटी सबमिट करेगी, स्पीकर उसको हाउस के सामने रखेगा और फिर उस मोशन को पास किया जाएगा और जो भी डिसीजन लिया जाएगा मेजॉरिटी के साथ, वो जो डिसीजन आएगा उस पर्टिकुलर एमपी के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। सस्पेंशन भी कुछ कुछ केसेस में हो जाता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एमपी को सस्पेंड कर दिया जाए, और अगर उस एमपी को बहुत ही ज़्यादा बायस्ड डिसीजन आया है उसके खिलाफ, तो उसको चैलेंज भी कर सकता है वो कोर्ट में। ओके, सो दैट्स हाउ आपके आज का जो जितने क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आई थिंक yesterday one question I have left, so I will complete that question also, and okay, I think I left this question. Okay, so we will complete this question also, that यूनियन गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन है। दैट एन गोपाल स्वामी अयंगर कमिटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोलिली फॉर द परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटेड। कि क्या एन गोपाल स्वामी अयंगर ऐसी कमेटी कोई बनी थी जिन्होंने सजेस्ट किया था कि जो आपके मिनिस्टर है और सेक्रेटरी हैं उनका मेन पर्पज सिर्फ क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को देखना। सेकेंड स्टेटमेंट हम देखेंगे, इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 एंड दिस वॉज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। ओके, सो इफ वी गो बाय द स्टेटमेंट, योर आंसर, इसको प्लेस्ड किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया गया था 1970 में। ARC जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, इसकी रिपोर्ट्स को आप अगर प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा है तो आपने ARC की रिपोर्ट के बारे में, उसके रिकमेंडेशन रिकमेंडेटरी हैं आपके लिए पढ़ना। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, ARC आपको पता होना चाहिए ARC में क्या रिकमेंडेशन दिए गए हैं। आपकी 2 ARC हैं या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1 और 2, दोनों के जो उन्होंने रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं, आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में, बहुत डेप्थ में नहीं, बट जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका आइडिया होना चाहिए। ओके, सो ARC है सजेस्टेड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि UPSC इज योर रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, बाकी उसके बाद रिक्रूटमेंट होने के बाद जो भी प्रोसीजर होते हैं उससे डील कौन करता है? योर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है वो डील करता है इस मैटर से। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बट एन गोपाल स्वामी अयंगर जो थे उन्होंने ये सजेस्ट किया था आपका सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ इसके रीऑर्गेनाइजेशन की कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाए। ओके, इस बारे में सजेशन किया था। ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया था कि आपके जो सेक्रेटरी हैं, आपका मिनिस्टर से हैं, उनको कहाँ तक उनका रोल उनका रोल डिफाइन कर दिया जाए, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस तक ही उनका रोल डिफाइन कर दिया जाए, ऐसा एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी ने नहीं कहा था। ओके,
सिर्फ उन मिनिस्ट्रीज और सेक्रेटरीज जो उनकी कैपेबिलिटी उसमें इम्प्रूवमेंट हो, ऐसा सजेस्ट किया गया था। ओके, और ये आपकी जो है कमिटी कब बनी थी आपकी 19 अयंगर वॉज द पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी के पार्ट थे, और आपकी जो ये कमिटी थी वो 1950 में रिकमेंड किया था उन्होंने, ग्रुपिंग ऑफ मिनिस्टर, इम्प्रूवमेंट इन द कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सनल। ओके, सो और आपकी जो फर्स्ट ARC थी उसने सजेस्ट किया था कि दैट अ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी डेजिग्नेटेड सोलिली फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये फर्स्ट ARC ने सजेस्ट किया था। गोपाल अयंगर जो कमेटी थी आपकी, N गोपाल स्वामी अयंगर जो कमेटी बनी थी, उसने आपका रीऑर्गेनाइजेशन जो थी मिनिस्ट्रीज के उसके बारे में बात की थी, ना कि आपका जो आपके मिनिस्टर और सेक्रेटरी हैं उनको परस्यू एक साथ लाने की बात की थी, कि उनका प्रोविजन जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन तक ही उनको रख दिया जाए। ओके, सो दीज आर योर क्वेश्चन। ये सारे आज क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं।